नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने YouTube चैनल विवेक जीएस क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज इंडियन पॉलिटी का पुनः एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। यह टॉपिक है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो मूल अधिकार क्या होते हैं, सबसे पहले हम समझ लेंगे। तो मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार होते हैं जो किसी व्यक्ति को जन्म के साथ स्वतः प्राप्त हो जाते हैं तथा उस व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए अत्यावश्यक होते हैं। तो ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यावश्यक हैं और उसको जन्म के साथ स्वतः प्राप्त हो जा रहा है, मूल अधिकार के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर आप मान लें कि कोई बच्चा जन्म लिया तो जन्म लेने के साथ ही उसको जीने का अधिकार मिल गया, क्योंकि उसे मारने का अधिकार फिर किसी को नहीं है। तो ऐसे अधिकार जो है स्वतः प्राप्त हो रहे हैं और उसके सर्वांगीण विकास के लिए भी आवश्यक होते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में इसका अंकन कहाँ है, तो आप बताएंगे भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का अंकन भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35, आर्टिकल 12 से लेकर 35 में इसका अंकन किया गया। कौन से भाग में? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, इस अधिकार को, मूल अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे मूल अधिकार। क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन राइज हो सकता है कि मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है, मैग्ना कार्टा आखिर है क्या? तो ध्यान दीजिएगा, मैग्ना कार्टा अगर आपसे पूछा जाए तो एक लाइन में आप कहेंगे नागरिकों के अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज। मैग्ना कार्टा क्या है? नागरिकों के अधिकारों से संबंधित, नागरिकों के अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज। यह दस्तावेज कब लिखित रूप में दिया गया? तो ध्यान दीजिएगा, 1215 में इंग्लैंड के सम्राट जॉन द्वारा वहां के नागरिकों को उनके अधिकारों का लिखित प्रमाण पत्र दिया गया था, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया। क्योंकि भारतीय नागरिकों के अधिकारों का अंकन किसमें है? मूल अधिकार में, भारतीय संविधान के मूल अधिकार सेक्शन में, इसलिए इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। यह मूल अधिकार भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल संविधान में मूलाधिकारों का अंकन नहीं था। वहां भी कब किया गया? 10वें संविधान संशोधन के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल संविधान में इसको शामिल किया गया और उसे किस रूप में जोड़ा गया? बिल ऑफ राइट्स, अधिकारों के घोषणा पत्र के रूप में इसको जोड़ा गया। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस सेक्शन से भारत के संविधान में मूलाधिकारों को शामिल किया गया है, तो आप क्या कहेंगे? बिल ऑफ राइट्स लाया गया। क्लियर है? पुनः एक इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में मूल अधिकारों या भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार शामिल किया गया, यह किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर लाया गया, तो आप कहेंगे आचार्य जे कृपलानी समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान में मूलाधिकारों को शामिल किया गया। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए 27 समितियां बनी थी। हर समिति को अलग अलग कार्य सौंपा गया था। तो परामर्श समिति की एक उप समिति थी जिसके अध्यक्ष थे मूल अधिकारों के संबंध में, जिसके अध्यक्ष थे आचार्य जे कृपलानी। तो इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान में मूलाधिकारों को शामिल किया गया। महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि जिस समय भारतीय संविधान में मूलाधिकारों को शामिल किया गया, उस समय मूलाधिकारों की कुल संख्या 7 थे। कितने थे? 7 थे। 12 से 35 तक में कुल 7 मूलाधिकारों की संख्या थे, जिसमें बाद में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44 संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में
संपत्ति के मूलाधिकारों को निश्चित कर दिया गया, मूलाधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया और उसे क्या बनाया गया, आर्टिकल 300 के क में शामिल करते हुए, आर्टिकल 300 के क में शामिल करते हुए इसे कानूनी ऑब्लिक संवैधानिक अधिकार बनाया गया। क्या बनाया गया, कानूनी अधिकार ऑब्लिक संवैधानिक अधिकार। मूलाधिकारों की श्रेणी से हटाते हुए इसे कानूनी ऑब्लिक संवैधानिक अधिकार बनाया गया। कहां ले जाया गया, 300 के क में। अब इससे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान में जो संपत्ति का अधिकार था मूलाधिकार के रूप में, तो वह मूलाधिकारों के किस सेक्शन में कहां पर था, मूलाधिकारों के किस अनुच्छेद में था। तो आप बताएंगे कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार में दो जगह था। पहला एक 19 का 1 का च में, 19 के 1 के च में, और दूसरा कहां था, आर्टिकल 31 में। 19 का 1 च और दूसरा आर्टिकल था 31। 19 का 1 च क्या कहता है, 19 का 1 च कहता था प्रत्येक नागरिक को संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार है। क्या कहता है, प्रत्येक नागरिक को संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार है। और आर्टिकल 31 क्या कहता है, आर्टिकल 31 कहता था कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति वंचन के खिलाफ अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति वंचन के खिलाफ अधिकार। तो इन दोनों को निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया, डिलीट कर दिया गया और इसे कहां ले जाया गया, 300 के क में। क्या बनाया गया, कानूनी या संवैधानिक अधिकार। अर्थात अभी भी कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन मूल अधिकार अब संपत्ति के अधिकार में नहीं। तो यहां तक क्लियर हो गया। जो इसका जनरल इंफॉर्मेशन है मौलिक अधिकारों के संबंध में कि भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है, नागरिकों के अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज कहां दिया गया, तो 1215 में इंग्लैंड के सम्राट जॉन के द्वारा वहां के नागरिकों को दिया गया लिखित रूप में। भारतीय संविधान में कहां से लाया गया, यूएसए से। यूएसए के 10वें संविधान संशोधन में मूलाधिकारों को बिल ऑफ राइट्स के रूप में जोड़ा गया था। आचार्य जी कृपलानी समिति की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया। जिस समय संविधान लागू हुआ मूल संविधान में इनकी संख्या 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर आर्टिकल 300 के क में ले जाया गया और इसे कानूनी या संवैधानिक अधिकार बनाया गया। संपत्ति का मूलाधिकारों के किस से कहां पर था, आर्टिकल 19 का 1 च में और 31 में। 19 का 1 च क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिकों को संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार है, और 31 क्या कहता है, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संपत्ति वंचन के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है। तो महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है, अब आ जाएंगे हम कि भारतीय संविधान में वर्तमान में जो मूलाधिकार हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में, आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में मूलाधिकारों का अंकन किया गया है। इसमें जो वर्तमान में जो मूलाधिकार हैं उसको हम इस तरह डिनोट कर दे रहे हैं बोर्ड पर। वर्तमान में मूलाधिकार सबसे पहला है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, यह जो अधिकार है आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में, अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता का अधिकार है। दूसरा जो मूल अधिकार है वह है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। तीसरा जो मूल अधिकार है इसे हम कहते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 के बीच में। चौथा क्या कहता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यह जो अनुच्छेद है धार्मिक स्वतंत्रता का, यह है आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। क्लियर है। अगला जो है वह है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार।
संबंधी अधिकार 29 से 30 के बीच में है। और लास्ट जो है, इन सभी को सुरक्षित रखने के लिए जो बनाया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या वह है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ध्यान दीजिएगा, इसी अधिकार को संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर महोदय ने क्या कहा? भारतीय संविधान की आत्मा का। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, जिसके तहत मूल अधिकारों के उल्लंघन के क्रम में 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के मूलाधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह हाईकोर्ट में या उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है आर्टिकल 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के साथ। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी व्यक्ति के मूलाधिकारों का उल्लंघन होगा तो वह हाईकोर्ट किस आर्टिकल के तहत जाएगा, किस अनुच्छेद के तहत जाएगा? 226 के तहत। और अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो यह आर्टिकल 32 के तहत जाएगा। बड़ा ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। तो इन 6 मूल अधिकारों की चर्चा भारतीय संविधान में वर्तमान में की गई है, अर्थात वर्तमान संविधान में यही 6 अधिकार है। अब इसमें एक पॉइंट है कि 12 से 35 के बीच में है, तो आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल 12 क्या कहता है और आर्टिकल 13 क्या कहता है? इसमें 12 तो कुछ नहीं है, इसमें मूल अधिकारों की सिर्फ परिभाषा दी गई है, मूल अधिकारों की परिभाषा है। लेकिन 13 बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 13 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें इस बात का उल्लेख है कि मूल अधिकारों के हनन से संबंधित कोई भी कानून बनाया जाता है तो वह उस सीमा तक शून्य होगा जिस सीमा तक उसका अल्पीकरण किया गया है या उसको कम किया गया है। तो 13 ही बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपको हम बता दें कि इसी अनुच्छेद में आर्टिकल 33 और 34 में भी कुछ विशेष प्रावधान है जो आपको जानना अत्यावश्यक है, क्योंकि इन 2 आर्टिकल को लोग ध्यान नहीं देते हैं। इन 6 मूलाधिकार पढ़ लिए, रट लिए, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन इससे पूछ दिया जाता है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि यह है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 33 क्या कहता है कि विधि निर्माण का अधिकार, कानून निर्माण का अधिकार सिर्फ संसद को है, न कि राज्य विधानमंडल को। और इसी के तहत संसद जो है मूलाधिकारों के संबंध में कुछ अन्य कानून भी बना सकती है या उसके संरक्षण से संबंधित कोई कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 33 ये कह रहा है। और 32 क्या कह रहा है कि इसके तहत यह व्यवस्था है कि जब देश में मार्शल लॉ लागू, मार्शल लॉ होता है सैन्य शासन, तो जब देश में मार्शल लॉ लागू होता है तो मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जब देश में मार्शल लॉ लागू होगा तो मूल अधिकारों पर क्या होगा? प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण सेक्शन है 33 और 34। लेकिन यह प्रतिबंध कहां होगा? उस क्षेत्र में होगा जहां पर मार्शल लॉ या सैन्य शासन लागू हुआ है। क्लियर है? तो इतना हम देख लेने के बाद अब हम एक एक पॉइंट करके हम लोग चर्चा करेंगे कि समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 में क्या क्या व्यवस्था की गई है। तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 14 क्या कहता है। पहले हम लोग आ जाते हैं बोर्ड पर, एक एक हम लोग को पढ़ना है इसको इसी तरीके से कि हर आर्टिकल के बारे में और उसकी प्रावधानों को हम लोग को समझ लेना है। तो सबसे पहला है ए नंबर, समानता का अधिकार, जो सबसे पहला हमारा मूल अधिकार है। इस मूल अधिकार के अंतर्गत 14 से 18 के बीच में कुछ प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है समता का अधिकार। नाम से स्पष्ट है, समता का अधिकार, अर्थात भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है। अब इसको डिफाइन किया गया है 2 सेक्शन में बांटकर। पहला सेक्शन क्या है? कानून के समक्ष या विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। यह जो विधि के समक्ष समानता की जो बात है, यह जो है ब्रिटेन से लिया गया है। यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि विधि के समक्ष समानता किस देश से भारतीय संविधान में शामिल किया गया? ब्रिटेन से। और इसका क्या तात्पर्य है विधि के समक्ष समानता का कि मतलब भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो है वह कानून के समक्ष समान है। क्लियर है? और दूसरा यह कहता है विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण।
यह जो लिया गया है इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसमें बताया गया है कि समान परिस्थितियों में सभी के साथ समान व्यवहार, भारतीय नागरिकों को में समान परिस्थितियों में सभी के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। तो यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। इस आर्टिकल के लिए व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि नागरिक। नागरिक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब क्या है कि यह सभी पर लागू है, देश के नागरिक और गैर नागरिकों सभी पे यह लागू है। अब इसके संबंध में दूसरा महत्वपूर्ण जो पॉइंट है आर्टिकल 14 के बाद आर्टिकल 15 बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यह क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा, इसके सेंटेंस में बड़ा महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण, पूरे इस सेंटेंस में जो है पूरा छिपा हुआ है इसकी भूमिका। क्या कहता है? केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्या कहता है? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। कितना पॉइंट हुआ? 1 2 3 4 5। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता। कौन करता है विभेद? राज्य। तो राज्य जो है इस आधार पर किसी के साथ विभेद नहीं कर सकता। इसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि यह जो आर्टिकल है यह सिर्फ देश के नागरिकों के लिए, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। अब इससे क्वेश्चन अभी हम यहीं पर बता देना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जितने भी मूलाधिकार हैं उनमें से 5 मूलाधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ देश के नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है। तो वे कौन से हैं? तो पहला है 15, उसके बाद कौन सा है? 16, उसके बाद कौन सा है? 19, उसके बाद कौन सा मूलाधिकार है? 29 और 30। ये 5 मूलाधिकार हैं जो सिर्फ देश के नागरिकों को प्राप्त है, वह विदेशियों को प्राप्त नहीं। इसलिए इसमें लिखा हुआ है सिर्फ देश के नागरिकों के, ठीक है। तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद, फिर भी राज्य सरकार विभेद करती है। अपने यहाँ की नौकरियों में हम लोग देखते हैं, अपने यहाँ की नौकरियों में राज्य सरकार क्या मांगती है? निवास प्रमाण पत्र मांगती है, स्थानीय प्रमाण पत्र मांगती है। तो निवास इसमें तो नहीं है, निवास इसमें नहीं है, जन्म स्थान है। वह आपसे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मांग रही है, वह आपसे निवास प्रमाण पत्र, और निवास प्रमाण पत्र के आधार पर राज्य अपने यहाँ के नागरिकों को संरक्षण प्रदान करती है सरकारी नौकरियों के लिए। आधार क्या है? तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, केवल। ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है यह केवल जो जुटा हुआ है, कि सरकार जो इनके आधार पर विभेद नहीं कर सकती है, लेकिन इसके अलावे अन्य आधारों पर वह विभेद कर सकती है। तो कौन सा वर्ड है? केवल। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। अब इसी में एक महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? 15 का 4 क्या कहता है? शैक्षणिक संस्थानों में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। शिक्षण संस्थानों में कमजोर वर्गों के लिए एडमिशन में आरक्षण का प्रावधान है 15(4). तो यह 15(4) जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, लेकिन केवल के आधार पर, ये केवल जो है इसके आधार पर राज्य सरकार विभेद करती है। और क्या मांगती है आपसे? स्थानीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र मांगती है। तो निवास स्थान के आधार पर राज्य विभेद करती है। आर्टिकल 16 आ जाइए। आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन क्या होता है? लोक नियोजन जो है मतलब सरकारी नौकरी, यह प्राइवेट के लिए लागू नहीं है। तो लोक नियोजन में अवसर की समता मतलब सभी व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने के लिए समान अधिकार प्राप्त है। क्लियर है? लोक नियोजन में अवसर की समता मतलब सभी लोगों को समान अधिकार है सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए। इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि फिर आरक्षण कहां से आता है? तो इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट जोड़ा गया है 16 का 4। 16(4) क्या कहता है कि सरकारी नौकरियों में
कमजोर वर्गों या एसटी एससी के लिए आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाएगी, क्योंकि वे कमजोर हैं, उनको भी समान अधिकार चाहिए सरकारी नौकरियों में प्रवेश करने के लिए। तो 16 क्या कहता है, एसटी एससी के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान। अभी ध्यान दीजिएगा, 16(4) के साथ एक और जोड़ दिया गया है 16(4) का। यह काफी विवादास्पद है वर्तमान में। क्यों विवादास्पद, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट का कुछ निर्णय आते रहता है कि क्यों विवादास्पद है। इसलिए कि एक अब कमजोर वर्ग को तो आरक्षण का प्रावधान दे दिए और वो नौकरी में आ गया। जब वो नौकरी में आ गया तो उसकी स्थिति सुदृढ़ होगी। अब क्या किया जा रहा है 16(4) के तहत, 16(4) के तहत कि उन लोगों को प्रोन्नति में भी आरक्षण दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, प्रोन्नति में भी आरक्षण। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई व्यक्ति सामान्य वर्ग का और एक व्यक्ति ओबीसी वर्ग का, ओबीसी नहीं एसटी एससी का है, एक साथ बहाल हुआ, तो इसमें से ऊपर निकलने की संभावना किसकी, एसटी एससी का, क्योंकि उसको प्रमोशन में भी आरक्षण दे दिया गया। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति 10 साल पहले ज्वाइन किया और एक एसटी एससी जो है आज ज्वाइन किया, लेकिन कालांतर में बिना कार्य की योग्यता को दिखे हुए, चूंकि वह एसटी और एससी है, वो प्रमोट कर जाता है, उसका बॉस बन जाता है। तो यह है काफी विवादास्पद है इस पर। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत दिया गया, तो यह है 16(4) के का में। क्लियर है। अब इसमें आ जाइए आप लोग, आर्टिकल 17 क्या कहता है। आर्टिकल 17 जो है यह कहता है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। इसके तहत सरकार जो है छुआछूत के अंत के लिए सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाए थे, जिसके तहत छुआछूत के अंत करने के लिए सरकार के द्वारा कई प्रावधान बनाए गए। तो आर्टिकल 17 क्या है, एक लाइन में बताएंगे, छुआछूत के अंत करने के लिए सरकार के द्वारा कानून बनाया जाना, और इसी के द्वारा, इसी के तहत, इसी को प्रयोग करते हुए 1955 में सरकार द्वारा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 बनाया गया, पारित किया गया। और लास्ट जो कहता है समानता के अधिकार में 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत सैन्य शासन, सैनिकों को और शिक्षा में दिए जाने वाले उपाधि को नहीं लाया गया, लेकिन अन्य कोई उपाधि जो है, तो अब कोई भी व्यक्ति अपने नाम के साथ उपाधि धारण नहीं कर सकता है। साथ में कोई भी व्यक्ति बिना सरकार की परमिशन के, केंद्र सरकार की परमिशन के, किसी भी विदेशी राज्य से, विदेश से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको हम लोग देख रहे हैं कि समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18। इसका दूसरा पार्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, अन्य जो मूल अधिकार हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और उसमें कौन कौन से रेड जारी किए जाते हैं, ये सभी हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। आज आप इसको बढ़िया से नोट करके इसको बना लीजिए। ओके, धन्यवाद।